हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम कॉन्स्पिरेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. In conspiracy, it is the fact of combination that the unlawfulness resides. Combination to injure gives cause of action. पहली स्टेटमेंट देखो, इसको समझो। पहली स्टेटमेंट को ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो आपकी कॉन्स्पिरेसी है, इट इज द फैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन दैट द अनलॉफुलनेस रिजाइड्स। किसका कॉम्बिनेशन है ये? कॉम्बिनेशन टू इंजर गिव्स कॉज ऑफ एक्शन। कॉम्बिनेशन टू इंजर गिव्स कॉज ऑफ एक्शन। किसका कॉम्बिनेशन है? ऐसी इंजरी का, कोई आप ऐसा एक्शन करते हो जो इंजरी कॉज कर रही है और वो अनलॉफुलनेस की तरह हो। तो ये पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट। फिर where the elements of combination is absent, the motive is immaterial। अब आपको भी पता है ये बात, जहां पे कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन किसका? इंजरी का या कॉज ऑफ एक्शन जो आप कर रहे हो, जहां कहते हैं वो एब्सेंट है, तो आपका मोटिव, आपकी इंटेंशन भी वहां पे इमटेरियल हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब आपका एक एक्ट हो गया या आपने किसी अबैटमेंट बता दी, ठीक है, जहां पे आपका वो शो हो गया कि आपको पता था कि ये चीज हो सकती है या ये इंटेंशन से आपने कोई एक्ट कराया है, तो वहां पे मैंने बताया था कि ऐसी जो सिचुएशन होती है, कोर्ट कहती है हमारे लिए इमटेरियल है, इंटेंशन थी नहीं थी, एक्ट हो गया तो हम समझ लेंगे इंटेंशन अपने आप थी। तो जो मोटिव वर्ड है यहां से समझो ये इंटेंशन की बात करता है। किसकी? और मेंजरिया। तो ये पॉइंट भी आपका ठीक है। कॉम्बिनेशन फॉर लेजिटिमेट प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट गिव नो कॉज ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कॉम्बिनेशन फॉर लेजिटिमेट प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट, जो आपने लीगल एक्ट कर दिया कह रहे हैं, उसका कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा, विच इज इन इटसेल्फ अ राइट आंसर। देखो आप समझो इस बात को, लेजिटिमेट क्या होता है? लीगल। legitimate child, the child born after the marriage is considered to be a legitimate child, before marriage illegitimate child। ये जो आप वैसे वर्ड है आप अपने हिंदू या एचएम में, हिंदू मैरिज एक्ट में या उसमें आपका मोस्टली यूज करा जाता है, बट लीगल लैंग्वेज में समझो लेजिटिमेट मतलब कि लीगल। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब आप कोई लीगल एक्ट करते हो अपने इंटरेस्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे जो आप सूट फाइल करते हो उसकी बात करी हुई है, ठीक है। जहां पे आपका कॉम्बिनेशन टू इंजर आ गया, किसी की आप इंजरी कर रहे हो, कैसी इंजरी है मैंने आपको समझाया हुआ ये बात, लीगल इंजरी को हम यहाँ पे इंजरी बोलते हैं अपने लॉ में, ठीक है। तो बट ऑफ कोर्स बहुत बात है, जब किसी की इंजरी हो रही है, लीगल इंजरी हो रही है, तो उससे क्या होगा? कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज होगा। तो पहला पॉइंट क्या था? इन कॉन्स्पिरेसी इट इज द फैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन दैट द अनलॉफुलनेस रिजाइड्स। अब देखो इसको तोड़ तोड़ के, अब आपकी क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के पढ़ा करो कि वो कहता क्या है। ये लीगल लैंग्वेज है, टफ होती है, वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका लेमन में कुछ और मतलब होता है और आपके लीगल में उसका कुछ और मीनिंग होता है, ठीक है। हमारा तो देखो फोकस हर क्लास में मेरा तो यही रहता है कि कहीं पे भी ऐसा कोई वर्ड आए, चाहे मुझे बार बार क्यों ना रिपीट करना पड़े, मैं आपको हर क्लास में उसका मतलब समझाती हूँ, सो दैट जितना आप पे बार बार वो चीज पड़ेगी आपको वैसे ही याद होता रहेगा, ठीक है। तो फिर से समझो इस बात को, इन कॉन्स्पिरेसी कॉमा इट इज द फैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। अब आपको भी पता है कॉन्स्पिरेसी में दो या दो से ज्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्ट करते हैं, इवन सेवरल एक्ट्स भी वो कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है इट इज द फैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन दैट द अनलॉफुलनेस रिजाइड्स। अब आपको भी पता है वो ऐसा एक्ट करते हैं जो कि इलीगल होता है, अनलॉफुल होता है, राइट, रॉन्ग एक्ट, इलीगल एक्ट। और आपको मैंने कॉन्स्पिरेसी वाले लेक्चर में बताया था कि आपकी कॉन्स्पिरेसी में जो इलीगल एक्ट है
वो सिविल भी हो सकता है, वो क्रिमिनल भी हो सकता है, बिकॉज आपका सेक्शन 43 इलीगल को ऐसे एक्सप्लेन करता है। ओके, नाउ वेयर इज द एलिमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन इज एब्सेंट, जहां पे आपका एलिमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ही नहीं है वहां पे आपका मोटिव इज इमटेरियल, वहां पे आपका मेंस रिया इज इमटेरियल। ठीक है, ये पॉइंट भी सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेजिटिमेट प्रमोशन, इसको ऐसे समझो, जब आप अपने इंटरेस्ट में कोई लीगल एक्ट करते हो तो बट ऑफ कोर्स ही बात है कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा। अब आप डेली कोर्स में कितने लीगल एक्ट्स करते हो, अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हर एक्ट की कोई पनिशमेंट अपने किसी से बात करके कुछ लीगल एक्ट करा, वो दैट इज नॉट पनिशेबल, इट डजंट गिव राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, so gives no cause of action because you are performing a legitimate act for your interest. So आप इस केस में समझो 1, 2 and 3 all are correct. Which statements are correct? All the 3 statements are correct. So let's see the answer. Answer is D. Now next question, which one of the following will amount to criminal conspiracy? Two or more persons agreed to commit a criminal act in furtherance of their common intention. देखो, जो पहला पॉइंट है कहीं हद तक वो ठीक है कि बट हमने किसकी बात करनी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करनी है। और जो आपका पहला पॉइंट है, टू और मोर पर्सन एग्री टू कमिट अ क्रिमिनल एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ देयर, ये कहाँ पे हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 34 में, जहां पे आपकी कॉमन इंटेंशन की बात होती है। और वहां पे मैंने आपको समझाया था कॉमन इंटेंशन इज नॉट अ सब्सटैंटिव ऑफेंस, इट इज अ मेयर एविडेंस, और इसकी मेयर एविडेंटरी वैल्यू होती है आपके क्रिमिनल लॉ में। तो यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, अगर तो कॉमन इंटेंशन की बात करते तो दिस वाज द करेक्ट आंसर, बट हियर ये नहीं है बिकॉज ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। Next, intention of each of the accused person is known to rest of them and is shared. देखो, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था मोटिव इज इमटेरियल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंटेंशन ईच एंड एवरी अक्यूज्ड की सबके साथ शेयर करी हो कॉन्स्पिरेसी में। कॉन्स्पिरेसी में जस्ट आप मिलके कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, कोई कुछ एक्ट कर लेता है, वो डजंट मैटर, बट आपकी जब प्लानिंग या आपकी कोई प्लॉटिंग हो रखी होती है 2 या 2 से ज्यादा बंदों की, तो हम कह देते हैं कि आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपने करी है। तो यहाँ पे intention of each of the accused person known to rest of them, it is not necessary, हमने लास्ट ही क्वेश्चन में पढ़ा है motive is immaterial। कॉम्बिनेशन जहां पे आपका आता है, दोबारा देखो, कॉम्बिनेशन इज एब्सेंट है, मोटिव इज इमटेरियल, तो बेसिकली ये दिस इज नॉट द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर एक्टिवेटेड बाय कॉमन कंसेंट, ये भी जरूरी नहीं है। यूनिटी है क्रिमिनल बिहेवियर की, बट इट इज एक्चुएटेड बाय कॉमन कंसेंट, दिस इज नॉट द एक्यूरेट आंसर फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। Now, agreement to commit an offense, even if no step is taken to carry out that agreement. This is the right, because यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीमेंट करते हैं 2 या 2 से ज्यादा बंदे to commit an offense, चाहे कोई स्टेप ले ना ले, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपने आप में ही ये सब्सटैंटिव ऑफेंस है। और जब आपकी प्लानिंग प्रूव हो जाती है, ठीक है, उसका एविडेंस अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मिल जाता है, तो वहीं के वहीं आपका मान लिया जाता है कि आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो एक्ट है कंप्लीट कर दिया है। सो एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इवन इफ नो स्टेप इज टेकन टू कैरी आउट दैट एग्रीमेंट, व्हेन एग्रीमेंट इज डन इट इज कंसीडर्ड कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपकी हो गई है। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर डी। देखो, कुछ हद तक आपका ए ठीक था, बट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन आ गया, वहीं पे आपका सेक्शन 34 लग गया, बिकॉज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये जरूरी नहीं है। और सेकंड बात, ये भी जरूरी नहीं है कि आपका एक्ट हुआ है नहीं हुआ, जहां पे आपका एग्रीमेंट प्रूव हो गया कि आपने एक ऑफेंस करने के लिए कुछ एग्रीमेंट करा है, ठीक है, वहीं के वहीं आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है प्रूव हो जाती है।
Now next question. X and Y agreed to commit murder of Z by poisoning, and Y was to procure poison, but he did not procure it. X and Y are guilty of what? अब देखो X and Y, ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना, लग बहुत इजी रहा है बट इसके लेयर्स को समझो क्या कह रहा है। यहाँ पे वर्ड देखो एग्रीड आ गया, X and Y agreed to commit murder of Z by poisoning, ठीक है। यहाँ जब इन्होंने एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया, अब उसका कमीशन हुआ ना हुआ दैट इज इमटेरियल व्हेन एग्रीमेंट इज हियर कंप्लीटेड, ठीक है। एग्रीड हो गया वो बंदा, एक्स एंड वाई आपस में मिलके उन्होंने एग्री कर लिया कि हम जी का मर्डर करेंगे बाय पॉइजन, बट आगे वो दे रहा है नहीं दे रहा है दैट इज इमटेरियल। यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया इनका, तो इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है प्रूव हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, by poisoning, and Y was to procure poison but he did not procure it। अब वो देखो उसको पॉइजन लेके आना था बट वो ले नहीं पाया। अब बताओ इस केस में X एंड Y आर गिल्टी ऑफ व्हाट? अबेटमेंट ऑफ मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट आपका तो आना था अगर X Y को बोलता, उकसाता, इंस्टिगेट करता, या उसको कुछ ऐसा मतलब उसकी कोई हेल्प कर देता, ठीक है। यहाँ अबेटमेंट एज सच नहीं लग रहा क्योंकि उन्होंने आपस में मिलके प्लानिंग करी है, दैट इज व्हाई फर्स्ट नहीं लगेगा। अटेम्प्ट टू मर्डर विद द एड ऑफ सेक्शन 34 आईपीसी। देखो अटेम्प्ट टू मर्डर हम तब लगाते जब अटेम्प्ट होता, यहाँ अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, वो ले ही नहीं पाया पॉइजन, अभी जस्ट उनकी बात हुई है, एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ है उनका, राइट। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस हम तो लेते अगर वो एग्री ना करता, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर जी ये हुई है क्योंकि एक्स एंड वाई एग्रीड टू कमिट मर्डर ऑफ जी। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है मोस्टली, आपके ये जुडिशरी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ लेते हैं, बिकॉज ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। आपको लगेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट आपको वर्ड को समझना है। एक्स एंड वाई एग्रीड जहां पे आ गया, बाकी आपका बात इमटेरियल है, हुआ एक्ट नहीं हुआ, अगर हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग आंसर कर दो। यहाँ पे हुआ ही नहीं है तो हम साफ साफ बोल देंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है टू मर्डर जी। सो लेट अस सी, यस डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज इररेलेवेंट व्हाइल डिसाइडिंग द लायबिलिटी फॉर। देखो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू क्राइम क्या होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये उसको बोलते हैं जब आप किसी क्राइम को, आपको लगता है कि प्रॉक्सिमिटी है कि हम ये एक्ट करेंगे, तो प्रॉक्सिमिटी है कि होगा नहीं होगा, तो इन्होंने ये बोला है कि हमने ये देखना है कि प्रॉक्सिमिटी जो क्राइम की है वो कहाँ पे इररेलेवेंट है व्हाइल डिसाइडिंग द लायबिलिटी। अब आपको भी पता है जब आपने कॉन्स्पिरेसी कर ली, आपने कर ली जब कॉन्स्पिरेसी, आप एक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका एक्ट कितना प्रॉक्सिमेट है, कितना नजदीक है क्राइम की, these things are irrelevant because conspiracy is in itself a substantive offense, ठीक है। आपके ये कल्पेबल होमिसाइड पे नहीं लगता, थेफ्ट एंड डेकॉइटी पे भी नहीं लगता, किडनैपिंग एंड अबडक्शन पे भी नहीं लगता, इट इज इररेलेवेंट while deciding the liability for abetment and conspiracy, because जब भी अपने आप में ही इनिशियल स्टेज पे ही आपके प्रूव हो जाते हैं क्राइम्स, जब आपकी मेयर आपका एग्रीमेंट कॉन्स्पिरेसी में दिख गया या अबेटमेंट में आपकी कुछ प्रेपरेशन दिख जाती है, तो आपको वहीं के वहीं मान लिया जाता है कि आपने ये जो एक्ट है, ये प्रायर स्टेज वाले जो ऑफेंसेस हैं वो कंप्लीट हो गए, एक्ट हुआ है नहीं हुआ, दैट इज इररेलेवेंट टू डिसाइड द लायबिलिटी फॉर द मेन ऑफेंस। तो क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज इररेलेवेंट while deciding the liability for these two offenses because these two are substantive in nature। ये जब आपका प्रूव हो जाता है क्राइम जो मेन सोचा है वो हुआ है नहीं हुआ, दैट इज इररेलेवेंट। आपकी इतनी प्लानिंग हो गई, हमने अबेटमेंट में पढ़ा था क्राइम नॉट कमिटेड कितनी पनिशमेंट, क्राइम कमिटेड कितनी पनिशमेंट, ठीक है ना। और कॉन्स्पिरेसी का क्या रूल है पनिशमेंट का, जब आपकी 2 years या मोर का पनिशमेंट हो,
ठीक है, इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, तब आपको अबेटमेंट वाली सेम पनिशमेंट्स लग जाती हैं। तो वहां पे आप देखो हमने पढ़ा हुआ है, क्राइम नहीं हुआ तो अलग से पनिशमेंट, क्राइम आपका कंप्लीट हो गया जो आप करना चाहते थे तो अलग से पनिशमेंट। तो जब ये चीजें रेलेवेंट है कि क्राइम हुआ है नहीं हुआ है, कितनी प्रॉक्सिमिटी रह गई कितना नहीं रह गया, that is irrelevant. So that is why it is said that principle of proximity to crime is irrelevant in abetment and conspiracy. So here D is your correct answer. अब हम थोड़ा सा proximity rule को समझते हैं। Proximity rule is used to find the liability of the defendant in inchoate offenses. इनकोएट मैंने समझाया था, हम इनको इनकम्प्लीट ऑफेंसेस बोलते हैं। अबेटमेंट हो गया आपका, कॉन्स्पिरेसी हो गया, दीज आर कंसीडर टू बी द इनकोएट ऑफेंसेस बिकॉज ये प्रायर आपके इनिशियल स्टेज में ही प्रूव हो जाते हैं, चाहे आपने जो मेन ऑफेंस करना था वो हुआ है नहीं हुआ है, आधा अधूरा हो गया है, दैट इज इररेलेवेंट। That is why it is considered to be an incomplete crime, inchoate offense, right? This rule means that the act or series of acts done in order for the commission of the substantive offense should be proximate to the intended offense, then only it can lead to the liability the part of the defendant. देखो ये proximity rule आपका तब लग जाता है जब एविडेंस दिखाने के लिए ना वो ये दिखाते हैं कि जो आपने एक्ट किया, सीरीज ऑफ एक्ट्स आपने करे हैं मेन ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए, जब जितनी देर तक वो आपके सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स लगा लो, जितनी देर तक ये प्रूव नहीं होते तो उतनी देर तक आपका सब्सटेंटिव ऑफेंस की जो लाइबिलिटी है वो मिलती नहीं है, उतनी देर वो प्रूव नहीं होती आपकी। ठीक है ना? तो ये क्या कहता है, इन ऑर्डर फॉर द कमीशन ऑफ द सब्सटेंटिव ऑफेंस शुड बी प्रॉक्सिमेट टू द इंटेंडेड ऑफेंस, ठीक है, देन ओनली इट कैन लीड टू द लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। जैसे हमने उसमें कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का पढ़ा था, उसकी जो आपकी प्रेपरेशन की सीरीज है या एक्ट ऑफ द सीरीज एक्शन, वो देखते हैं कि वो कितने प्रॉक्सिमेट थे वो क्राइम के, कि जो आपने एक्ट्स करे हैं, ठीक है, वो कितने नजदीक थे, ये दिखाने के लिए कि यस आपने उसका मर्डर करने के लिए ये प्रेपरेशन करी है। बट आपको पता है जो कॉन्स्पिरेसी है और अबेटमेंट है वो तो इनिशियल स्टेज में ही आपका दिख जाता है, उसका आपका मेयर दिख गया कि आपने हाँ आपस में बातचीत करके एग्रीमेंट हुआ है कि हम ये एक्ट करने वाले हैं, तो वो वही के वही वो आपका वो प्रूफ मिल जाता है कि आपने ये ऑफेंस करा है। उसके लिए आपको सीरीज ऑफ एक्ट या फिर या जो भी कमीशन दिखाने के लिए जरूरी नहीं होती कि मेन ऑफेंस के लिए आपने और क्या क्या करा है, मेयर एग्रीमेंट आपका दैट इज इनफ। सो दैट इज व्हाई प्रॉक्सिमिटी रूल इन केसेस में आपका नहीं लगता टू फाइंड द लायबिलिटी, इट इज इररेलेवेंट इन द केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एज वेल एज अबेटमेंट। क्लियर नाउ व्हाट इज द प्रॉक्सिमिटी रूल? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर because this is important for the evidence part, you can say for the evidence। ठीक है, एविडेंस के लिए ये देखते हैं एक्ट ऑफ सीरीज है, कोरोबोटिव देख रहे हैं कि कोरोबोटिव आपका दिख रहा है, कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है, कमीशन के लिए उसने क्या क्या करा था, क्या वो उतनी प्रॉक्सिमिटी से था कि जो ऑफेंस मेन ऑफेंस करना चाहता था, जो उसने छोटे छोटे ऑफेंसेस करे हैं क्या वो उतनी प्रॉक्सिमिटी से थे, ठीक है, इवन ओवर्ट एक्ट कोवर्ट एक्ट वो भी सब देखते हैं इसमें, ठीक है, देन ओनली लायबिलिटी इज डिसाइडेड फॉर द डिफेंडेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C conspire to commit an offense. Later A and B abandon the plan. अब इन्होंने कॉन्स्पायर करा, A, B and C ने कोई प्लान ऑफेंस करा, उसकी कॉन्स्पिरेसी करी, लेटर A and B ने कहा कि हम नहीं करेंगे, बट C commits the same offense for which three have conspired. A और B ने तो देखो अपना कह दिया कि हम नहीं करेंगे, अबैंडन कर दिया, वर्ड्स को समझो, इसने यहाँ पे इन्होंने अबैंडन कर दिया था, ठीक है, बट सी ने फिर भी वो ऑफेंस कर दिया फॉर विच दे थ्री हैव कंस्पायर्ड। व्हेन सी, देखो यहाँ पे अबैंडन आ गया, बट ए बी एंड सी ने कंस्पायर्ड, यहाँ पे क्या था, पहले इन्होंने ऑफेंस करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करी थी, बाद में ए एंड बी ने कहा कि हम नहीं करेंगे, बट सी ने ऑफेंस कमिट कर दिया सेम। जो यहाँ पे देखो तो तीनों ने कॉन्स्पिरेसी जिसकी करी थी वो ही सी ने फिर कर दिया, ए एंड बी ने प्लान को अबैंडन कर दिया। When C was arrested, he also named A and B in their defense. A and B said that they have abandoned the idea to commit the offense and they also did not take part in it.
अब देखो, अगर अगर ए एंड बी ने अबैंडन करा था, यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है कि सी को इन्होंने बताया? नहीं लिखा ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी ने वही ऑफेंस कमिट कर दिया जो तीनों ने कॉन्स्पिरेसी जिसकी करी थी, क्योंकि पहले इनकी कॉन्स्पिरेसी हो रखी थी, फिर ये दोनों पीछे हट गए। ठीक है, ओनली सी कुड बी पनिश्ड, no one could be punished for the criminal conspiracy. A, B and C could be punished for criminal conspiracy, none of the above. जब उनकी प्रायर स्टेज में ए बी एंड सी ने मिलके कॉन्स्पिरेसी करी थी, ठीक है, फिर ए एंड बी ने अबैंडन कर दिया, बट यहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं है उन्होंने सी को भी वो बात कन्वे कर दी। अगर सी को कन्वे कर दी होती तब ओनली सी शुड हैव बीन पनिश्ड। ठीक है, पर उसने क्या लाइन में लिखा है, बट सी कमिट द सेम ऑफेंस फॉर विच द थ्री हैव कंस्पायर्ड, राइट। अब देखो, तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला इन देयर डिफेंस ए एंड बी सेड, उन्होंने अबैंडन कर दिया था एंड दे आल्सो डिड नॉट टेक पार्ट इन इट, बट सी वाज अरेस्टेड। देखो, एक तो उसने वही एक्ट वैसे करा जैसे उन्होंने उसकी कॉन्स्पिरेसी करी थी, तो ये गलत है। दूसरा नो वन, ये तो बिल्कुल गलत है। ए बी एंड सी कुड बी पनिश्ड for criminal conspiracy, so this is the right answer. Let us see what the answer says. Answer is the C. Why? Because यहाँ पे देखो A, B and C conspired to commit an offense आ गया था, बाद में abandon करा, but C को यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने C को convey करा था, right? Now next question, which of the following statements are correct in relation to criminal conspiracy? देखो भाई, आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है, करेक्ट लिखा है, नॉट करेक्ट, उसको मार्क कर लो पहले, सो दैट जब आप क्वेश्चन पढ़ो आपके दिमाग में वही चीज बार बार हिट करे। करेक्ट करेक्ट ढूंढना है, अगर नॉट करेक्ट लिखा तो नॉट करेक्ट ढूंढना है, क्योंकि कई बार हम यही गलती कर देते हैं और हम करेक्ट की जगह इनकरेक्ट मार्क कराते हैं। ये माइनर मिस्टेक्स होती हैं। सो जस्ट आपको एक ट्रिक बता रही है, इसको मार्क करना और जब भी पढ़ो तो वही ढूंढना कि करेक्ट कौन सा है इसमें। When two or more persons agree to do an unlawful act, by unlawful means, then they will be guilty of criminal conspiracy. This is correct. Several persons agreed to commit an offense, but nothing was done in pursuance of the agreement. ठीक है, कहते काफी बंदों ने एग्री करा बट कुछ हुआ नहीं, तो ये भी पर हम कॉन्स्पिरेसी मानेंगे क्योंकि several persons agreed। ठीक है, when two or more persons agree to lawful act, by lawful means, but an overt act is done by one of them। अब देखो, ये गलत है आपका पॉइंट। कैसे गलत है बताती हूँ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन अलोन विल नॉट इंटेल एनी लायबिलिटी। यस, दिस इज राइट, बिकॉज हमने पढ़ा था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जब कोई आप ऐसा ऑफेंस कर दो जो सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लायबिलिटी किस केसेस में होती है? व्हेन 2 years और मोर में आपको अबैटमेंट वाली पनिशमेंट मिलती है। जब आप ऐसा ऑफेंस कर दो जो 2 years और लेस का है, उसमें आपको 6 months की पनिशमेंट, फाइन और बोथ, राइट। तो आपका फाइन का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो राइट। अब थर्ड पॉइंट को समझो। कह रहे हैं जब 2 या ज्यादा पर्सन मिलके एक लॉफुल एक्ट करना चाहते हैं बाय लॉफुल मींस, बट एन ओवर्ट एक्ट इज डन बाय वन ऑफ देम। अब किसी एक ने कोई ओवर्ट एक्ट कर दिया तो उस केस में क्या कहेंगे? पहली बात तो एक ने करा है ओवर्ट एक्ट। अब ओवर्ट एक्ट क्या होता है? कुछ ऐसा एक्ट होता है जो होता है एक तरह से लीगल है, बट उसको जब आप किसी इलीगल तरीके के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, आपको बोला हुआ है कि आपका मास्क पहनना मैंडेटरी है जब आपने किसी पब्लिक प्लेस में जाना है। ठीक है, और आपने क्या करा? उसका मिस यूज करा। आपको बैंक रॉबरी के लिए जाना था और आपने मास्क जानबूझ के डाला सो दैट किसी को आपका फेस ना पता चले। अब आप देखो, अब आपको इलीगल एक्ट कर रहे हो, चाहे वो लीगल मीन्स से कर रहे हो। ठीक है ना, लीगल है मास्क डालना, बट आप इलीगल एक्ट कर रहे हो तो उसको हम ओवर्ट एक्ट कह देते हैं। जहां पे आपका बिहेवियर ऐसा हो जो इलीगल मैनर, लीगल मैनर का हो बट इलीगल काम को करने के लिए हो। ठीक है, तो उसको हम ओवर्ट एक्ट बोल देते हैं।
तो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ बंदों ने मिलके लॉफुल एक्ट करने की कोशिश करी थी, लॉफुल मीन बट एक ने, वन ऑफ देम ने ओवर्ट एक्ट कर दिया, तब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अगर आपस में मिलके सबने करा होता देन हमने कहना था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, बट यहाँ एक ने करी है। वन पर्सन कांट बी लायबल फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑलवेज एंड ऑलवेज वी नीड 2 or more people. So this is wrong here. 1, 2 and 4 is the correct answer. Let us see your answer. C is your correct answer. Now next. Yes. Now next question. A, B and C decide among themselves to persuade D to steal jewelry from the house of M and they accordingly do so. अब देखो A, B और C ने पहले आपस में कॉन्स्पिरेसी करी, फिर उन्होंने D को बोला कि वो M की ज्वेलरी लेके आए। ठीक है, D readily agrees and set out towards M's house in order to steal the jewelry. अब हमने, जब मैंने आपको कॉन्स्पिरेसी पढ़ाया था तब हमने बोला था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। ठीक है, अब ए बी सी ने पहले करा, फिर एंड फाइनल स्टेज पे डी को भी ऐड कर लिया, तो इवन डी विल बी हेल्ड लायबल फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। So let us see the options. A, B and C are liable for criminal conspiracy to commit theft. देखो C तक है, D भी आएगा। A, B, C and D are liable for the criminal conspiracy because it is a continuing offense. A, B and C are liable for criminal conspiracy, but D is liable not, तो बिल्कुल भी नहीं है। इसने theft करा है, वो जा रहा है M के घर की तरफ। ठीक है, both A and C are correct, ये भी नहीं because both A and C are incorrect. अगर incorrect पूछते तो हम मार्क कर देते। So here B is the right answer. Right, now next question. Criminal conspiracy is an agreement between 2 or more persons to, अब आपको पता है agreement between 2 or more persons होता है, to do or cause to be done an illegal act, do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means this is correct. To do or cause to be done an act which is illegal by illegal means commit an offense. देखो this is right. क्या होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? हमने 2 पॉइंटर्स पढ़े थे, टू डू एन इलीगल एक्ट या कोई ऐसा एक्ट जो लीगल हो बट उसको आप इलीगल तरीके से कर। ठीक है, नॉट इलीगल, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये लीगल आ गया ना वर्ड। नॉट इलीगल क्या होता है? लीगल। टू डू एन एक्ट विच इज लीगल बट बाय इलीगल मीन्स। ठीक है, सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, which of the following statements is correct? In conspiracy there is no distinction between principal and accessory. In conspiracy principal and accessory are distinct. देखो principal and accessory क्या होता है? अब आप अपने ABCD वाला जो भी क्वेश्चन पढ़ा, उन्होंने क्या करनी थी? M की ज्वेलरी चोरी करनी थी। A, B, C और D ने मिलके, चाहे D ने वो करने फटाफट चले गया, बट यहाँ पे कहते हैं जो accessory, ये सबको बोला गया है इसमें। प्रिंसिपल वो होता है जो मेन एक्ट करता है, हम उसको प्रिंसिपल ऑफेंडर बोल देते हैं। और आपकी कॉन्स्पिरेसी में प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। दीज आर कंसीडर्ड टू बी ऑन इक्वल फुटिंग, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर। इन कॉन्स्पिरेसी प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी आर डिस्टिंक्ट। नो, दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट। आपके बेटरमेंट के केसेस में ये डिस्टिंक्ट हो जाते हैं बिकॉज बेटर प्रिंसिपल ऑफेंडर को जब काम देता है, और जब वहां पे आपका बेटर भी प्रेजेंट हो जाता है जहां पे कोई डिस्टिंक्शन ना हो, तो उनको जो पनिशमेंट है फिर वो वैसी मिलती है विद ऑफ द सेम ऑफेंस जो कमिट हुआ है। ठीक है, देयर हैज टू बी डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी इन ऑल ऑफेंसेस। नो, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट नेसेसरी। So in conspiracy there is no distinction between the principal and accessory. प्रिंसिपल समझ गए ना? प्रिंसिपल ऑफेंडर, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल ऑफेंडर, प्रिंसिपल एक्यूज्ड, accessory the one those who are helping out to do the main offense, right? So answer here is A. A is the right answer. Next question. Punishment for criminal conspiracy is given in 120B. और आपका conspiracy समझाया, ये this is the right answer. और 120A में आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझाया गया है। ये कब डाला गया था? 1913 में।
तो 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। 1913 में आया था, इससे पहले आपका ये था डेकॉइटी, उसकी पनिशमेंट या बैटमेंट में ही कवर था, ठीक है। बट फिर उन्होंने 121 ए डाला, उसमें क्या था, वेजिंग वार की बात करी हुई थी, जब आप कॉन्स्पिरेसी करते हो टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। बट फिर उन्होंने देखा कि इट इज नेसेसरी बिकॉज फर्स्ट पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को सिर्फ ही सिविल एक्ट ही मानते थे, तो वो टॉर्ट्स में कवर कर लेते थे, बट इट वाज द नीड ऑफ आवर, जिसकी वजह से 1930 में 120A 120B डाला गया और इन्होंने इलीगल एक्ट डाल दिया है। इलीगल जहां एक्ट आ गया, इसका जो सेक्शन 43 है हमारा आईपीसी का, उसमें सिविल एक्शन की भी बात करता है, तो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिविल एज वेल एज क्रिमिनल बोथ एक्ट्स आर कवर्ड। सो राइट, so answer here is A. Okay, so that's all in today's lecture. आज हमने मेन 10 क्वेश्चंस कॉन्स्पिरेसी के कर लिए हैं, इसमें हमने कंसेप्ट न्यू भी समझे हैं, लाइक प्रॉक्सिमिटी रूल, ओवर्ट एक्ट, right, and what is the combination. So that's all in today's lecture. Thank you so very much.